क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने किसी करीबी रिश्ते में धीरे धीरे पागल हो रहे हैं? जब आपकी तर्क शक्ति काम करना बंद कर दे और आप लगातार खुद को दोषी, भ्रमित और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करें। अगर यह आपके साथ हो रहा है, तो संभावना है कि आप किसी मैनिपुलेटर के सबसे शातिर हथियार, नार्सिसिस्ट की गुप्त आक्रामकता का शिकार हो रहे हैं। यह चीखना या सीधे अपमान करना नहीं है। यह वह जहर है जो आपको बूंद बूंद करके दिन ब दिन दिया जाता है और जो आपके व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देता है। आज के वीडियो में हम इन मुखौटों को हटाएंगे और उन 7 सबसे नीच और अस्पष्ट तरीकों का पर्दाफाश करेंगे जिनसे एक नार्सिसिस्ट चुपके से आपको बर्बाद करता है। अंत तक देखें और मैं वादा करता हूं कि आप अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देख पाएंगे और शायद पहली बार समझ पाएंगे कि आपके साथ असल में क्या हो रहा है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? अभी कमेंट्स में हाँ लिखें। इससे पहले कि हम उन खास तकनीकों में उतरे, आइए समझते हैं कि यह गुप्त या अप्रत्यक्ष पैसिव आक्रामकता क्या है और क्यों नार्सिसिस्ट इसमें माहिर होते हैं। खुले संघर्ष के विपरीत गुप्त आक्रामकता दुश्मनी है, जिसे मासूम हरकतों, मजाक या यहां तक कि दिखावटी देखभाल के पीछे छिपाया जाता है। नार्सिसिस्ट अपने बढ़े हुए अहंकार, ईगो और नियंत्रण की अपनी पैथोलॉजिकल जरूरत के कारण खुद को बुरा आदमी दिखने नहीं दे सकता। उसके लिए एक आदर्श मुखौटा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वह कभी भी सीधा हमला नहीं करेगा। इसके बजाय वह आपकी ही जमीन पर, यानी आपके दिमाग के अंदर एक गुरिल्ला युद्ध शुरू करेगा। उसका लक्ष्य सिर्फ बहस जीतना नहीं है, बल्कि आपको अस्थिर करना है, आपको खुद पर, अपनी समझ पर और अपनी याददाश्त पर शक करने के लिए मजबूर करना है। यह उसे पूरा नियंत्रण बनाए रखने और आप पर अपनी निर्भरता को कायम रखने की अनुमति देता है। इस पूरी कार्यप्रणाली को समझना दुश्मन को पहचानने और अपना बचाव शुरू करने की दिशा में पहला कदम है। तो पहली तकनीक, जो सबसे चालाकी भरी और शायद सबसे ज्यादा जानी मानी है, वह है गैस लाइटिंग। यह शब्द एक पुरानी फिल्म से आया है, जहां एक पति जानबूझकर अपनी पत्नी को पागल साबित करने की कोशिश करता था, ताकि वह यह मानने लगे कि वह अपना दिमागी संतुलन खो रही है। हकीकत में भी यह ठीक इसी तरह होता है। गैसलाइटिंग आपकी वास्तविकता को लगातार नकारना है। नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट पूरी जोर शोर से यह साबित करने की कोशिश करेगा कि जिन घटनाओं को आप अच्छी तरह याद रखते हैं, वे कभी हुई ही नहीं। वह अपने कहे शब्दों, वादों और यहां तक कि अपने किए गए कामों तक से मुकर जाएगा। इस तकनीक का एकमात्र उद्देश्य आपकी खुद की याददाश्त और आपकी समझ पर आपके भरोसे को पूरी तरह से खत्म करना है। वह चाहता है कि आप अपनी आंखों और कानों पर विश्वास करना छोड़ दें और हर बात के लिए सिर्फ उसी के बताए हुए संस्करण, वर्षन पर निर्भर रहे। यह पूर्ण निर्भरता, टोटल डिपेंडेंसी पैदा करता है। कल्पना कीजिए, कोई आपके घर के फर्नीचर को हर रोज एक एक मिलीमीटर खिसका रहा है और जब आप सवाल करते हैं तो वह जवाब देता है, यह तुम्हारा भ्रम है, सब कुछ अपनी जगह पर ही है। देर सवेर आप अपने खुद के मानसिक स्वास्थ्य, सैनिटी पर संदेह करने लगेंगे। गैसलाइटिंग इसी तरह काम करती है। आइए हम उन मशहूर गैसलाइटिंग बातों पर नजर डालते हैं जो आपने यकीनन सुनी होंगी। तुम सब मनगढ़ंत बातें बना रही हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तुमने सपना देखा होगा। तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो और हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुमने मुझे गलत समझा। ये वाक्यांश पूरी दृढ़ता और अक्सर अहंकार या नीचा दिखाने के भाव के साथ बोले जाते हैं, जैसे किसी नासमझ बच्चे से बात कर रहे हो। इसका एक ठोस उदाहरण देखिए। आपने अपने आत्ममुग्ध नार्सिसिस्टिक साथी से शाम 7 बजे मिलने का वादा किया, लेकिन वह नहीं आया। जब आप उसे 8 बजे फोन करती हैं, तो वह शांति से कहता है कि मीटिंग तो 9 बजे तय हुई थी और ये आप हैं जिसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वह इस बात पर इतनी जबरदस्त दृढ़ता से जोर देगा कि आपको अपनी बात सही होने का 100% यकीन होने के बावजूद आप शंका करने लगेंगी।
कहीं मैं सच में तो नहीं भूल गई? क्या मैंने सुनने में कोई गलती कर दी? यह तकनीक, जो छोटी और बड़ी हर बात पर लगातार इस्तेमाल की जाती है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपकी वास्तविकता की सीमाओं को मिटा देती है। यह आपको अनिश्चितता और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट के कोहरे में धकेल देती है। गैसलाइटिंग का असली मकसद महज किसी बहस में जीत हासिल करना नहीं है। इसका उद्देश्य है पूर्ण नियंत्रण हासिल करना। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है, तो वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो जाता है। वह बाहर से सहारा ढूंढने लगता है, और जाहिर है, यह सहारा वह नार्सिसिस्ट ही बनता है। वह खुद को आपकी इस पागल हो चुकी दुनिया में स्थिरता और समझदारी का इकलौता ठिकाना बताता है। आप सोचना शुरू करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं सब गड़बड़ कर देता हूं, बस वही जानता है कि सही क्या है। इसी पल जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है। आप घटनाओं की उसकी व्याख्या, उसके मूड और उसकी स्वीकृति पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। वह हकीकत का मार्गदर्शक बन जाता है, उस हकीकत का जिसे उसने खुद ही तोड़ मरोड़ दिया है। यह हेरफेर, मैनिपुलेशन का सबसे उच्चतम रूप है। यह उसे आपके साथ कुछ भी करने की आजादी देता है, क्योंकि आपकी अपनी समझ का आधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको यह यकीन दिला दिया गया है कि वह खराब हो गया है। नार्सिसिस्ट के हथियारों की लिस्ट में अगला घिनौना दांव है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक बचाव तंत्र है, जहां एक व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं, विचारों या इरादों को दूसरे पर थोप देता है। लेकिन जब यह नार्सिसिस्ट के हाथों में आता है, तो यह केवल बचाव नहीं, बल्कि हमला करने का एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है। सीधे शब्दों में कहें, नार्सिसिस्ट आपको ठीक उसी बात के लिए दोषी ठहराता है जिसका दोष असल में उसी का है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि खुद की सारी जिम्मेदारी हटाकर दोष का पूरा बोझ आप पर डाल सके। यह ऐसा है मानो वह अपनी अंदर की सारी गंदगी, अपनी सारी कमियां बाहर निकालता है और आप पर फेंक देता है। और सबसे बड़ी बात, वह खुद की नजर में, और जरूरी बात यह है कि दूसरों की नजर में, बिल्कुल बेदाग और पाक साफ बना रहता है। इसे विजुअल तौर पर एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह समझ सकते हैं। नार्सिसिस्ट के अंदर उसकी अपनी कमियों की रील घूम रही होती है, और वह यह फिल्म आप रूपी पर्दे पर हर किसी को दिखाता है, यहां तक कि आपको खुद को भी। और धीरे धीरे आप यह मानने लगते हैं कि यह फिल्म आपके ही बारे में है। प्रोजेक्शन यानी आरोप लगाने के उदाहरण अपनी डीठता और बेहयाई से हैरान कर देते हैं। जो नार्सिसिस्ट खुद हमेशा झूठ बोलता है, वही आपको झूठा कहेगा और आपसे उम्मीद करेगा कि आप पूरी तरह से ईमानदार रहें। जो धोखा दे रहा है, वह बिन मतलब के आप पर शक करेगा, बेवजह जलन के सीन बनाएगा और आपका फोन चेक करेगा। दुनिया का सबसे स्वार्थी इंसान आप पर चिल्लाएगा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करते। यह रणनीति अपनी सादगी में ही अद्भुत है। पहला, यह तुरंत उसकी गलती से ध्यान हटा देती है। दूसरा, यह आपको बचाव की मुद्रा में डाल देती है। उसके व्यवहार पर बात करने के बजाय आप सफाई देने और खुद को निर्दोष साबित करने पर मजबूर हो जाते हैं। यह बहुत ही ज्यादा थकाऊ है। आप अपनी पूरी ऊर्जा झूठे आरोपों से अपना बचाव करने में लगा देते हैं, जबकि असली दोषी शांत बैठा आपकी तकलीफों को देखता रहता है। उसे नियंत्रण और ड्रामा की एक और खुराक मिल जाती है, जिस पर वह जीता है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन का मनोवैज्ञानिक असर बहुत विनाशकारी होता है। जब आप लगातार अपने बारे में ये आरोप सुनते हैं, तो आप अपनी समझ और तर्क के विपरीत जाकर इन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं सचमुच बहुत स्वार्थी, एगोइस्टिक हूं? क्या मैं सच में उन्हें जलन, ईर्ष्या के मौके दे रही हूं? नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति, सचमुच अपने नकारात्मक गुणों को आपके जहन में भर देता है। आप उसके झूठ, उसकी आक्रामकता, एग्रेशन
और उसकी गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही खुद पर लेने लगते हैं। इससे आपके अंदर एक बड़ा संज्ञानात्मक कॉग्निटिव भ्रम पैदा होता है। आप लगातार खुद को बुरा इंसान, दोषी महसूस करते हैं, जबकि सभी समस्याओं का असली स्रोत यानी आपका साथी एक पीड़ित की भूमिका में आ जाता है, जिसे आपकी कमियां झेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह उसे न केवल जिम्मेदारी से बचने देता है, बल्कि आपसे अतिरिक्त देखभाल, सहानुभूति और संसाधन भी दिलवाता है। ये वो संसाधन हैं जिन्हें आप खुद को सुधारने और अपने उस काल्पनिक, नॉन एग्जिस्टेंट अपराध बोध को मिटाने की कोशिश में खर्च करते हैं, जो असल में है ही नहीं। अब बात करते हैं एक नार्सिसिस्ट के तथाकथित मजाक की। तीसरी चाल है व्यंग्य और जहरीले ताने, सार्केज्म एंड बाइटिंग जोक्स, जिन्हें वह मासूम मजाक की तरह पेश करता है। ये छिपी हुई आक्रामकता, कोवर्ट अग्रेशन के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है, क्योंकि यह मैनिपुलेटर को बचाव का एक बेहतरीन कवच दे देता है। अगर आप बुरा मान जाते हैं, तो वह तुरंत कह सकता है, अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें मजाक समझ नहीं आता? तुम में तो बिल्कुल भी हास्य बोध, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। यह वाक्य पल भर में आपके एहसासों को बेकार कर देता है और आपको एक ऐसे अटपटे इंसान के रूप में पेश करता है जो रिलैक्स होना नहीं जानता। असल में यह मजाक आपकी सबसे कमजोर नसों पर मारे गए, बहुत सोच समझकर किए गए वार होते हैं। नार्सिसिस्ट को आपकी हीन भावनाएं, कॉम्प्लेक्स और कमजोरियां बहुत अच्छी तरह से पता होती है, और वह अपने ये हास्यास्पद वार ठीक उन्हीं जगहों पर करता है। यह आपको अपमानित करने, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने और साथ ही खुद को सभ्य साबित करते हुए इज्जत बचाने का उसका तरीका होता है। आइए इस तरह के मजाक के कुछ ठोस उदाहरणों पर गौर करते हैं। मान लीजिए आप अपने नए ऑफिस प्रोजेक्ट पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। दोस्तों के बीच एक नर्सिसिस्ट मजाक में कह सकता है, हां, यह अब हमारी बड़ी अफसर बन गई है। बस अब इंतजार करो, यह हम सबको नौकरी से निकाल देगी। हा हा। यह ऊपरी तौर पर मजाक लगता है, लेकिन इसमें आपकी उपलब्धियों को कम करके दिखाने की भावना छिपी होती है। या फिर आपने कोई नई ड्रेस खरीदी है, जिसे पहनकर आप थोड़ा संकोची महसूस कर रही है। वो यकीनन कहेगा, अरे वाह, कितनी हिम्मत वाली ड्रेस है, समाज को सीधा चैलेंज दे रही है। औपचारिक रूप से यह कोई अपमान नहीं है, पर यह टिप्पणी आपको अंदर ही अंदर असहज कर देगी। सबसे जरूरी बात है, जब आप अपना बचाव करने की कोशिश करती है, तो उस पर नर्सिसिस्ट की प्रतिक्रिया, जैसे ही आप कहेंगी, मुझे बुरा लगता है जब तुम ऐसा कहते हो, वो तुरंत आप पर हावी होने लगेगा। वो आपको जरूरत से ज्यादा भावुक या ओवर सेंसिटिव और आत्म उपहास की कमी वाला बताकर उल्टा आप पर ही दोष डाल देगा। इस तरह वो न सिर्फ आपका अपमान करता है, बल्कि आपको इस बात पर नाराज होने या नकारात्मक भावनाएं रखने के अधिकार से भी वंचित कर देता है। इस जहरीली मजाक का लंबे समय तक पड़ने वाला असर, यानी इसका दूरगामी परिणाम, बहुत भयानक होता है। यह सिर्फ पल भर की नाराजगी या तकलीफ नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से खत्म करना है। जब आपको लगातार मजाका के बहाने आलोचना झेलनी पड़ती है, तो आप अनजाने में उस आलोचना को सच मानने लगते हैं। आप अपने स्वाद, अपनी समझ और अपनी क्षमताओं पर से भरोसा करना छोड़ देते हैं। आप खुद को व्यक्त करने से डरने लगते हैं, अपनी खुशी या कामयाबी किसी के साथ बांटने से घबराते हैं, क्योंकि आपके अवचेतन मन को हमेशा एक और चुभने वाले ताने या मजाका का इंतजार रहता है, जो आपकी हर बात बिगाड़ देगा। आपकी जिंदगी एक बारूदी सुरंग की तरह बन जाती है, जहां आपके हर कदम का मजाक उड़ाया जा सकता है। आप और ज्यादा चुपचाप, चिंतित और आत्मविश्वासहीन हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट, अहमवादी व्यक्ति अपना मकसद हासिल कर लेता है। वह आपकी अहमियत कम कर देता है, ताकि आपके सामने वह खुद को और ज्यादा महान और अटूट दिखा सके। वह आपको हमेशा मजाक उड़ाए जाने के डर से नियंत्रित करता है। नार्सिसिस्ट
आत्ममुग्ध व्यक्ति जिस चौथी तकनीक का इस्तेमाल करता है वह है रूह कंपा देने वाला मौन उपचार या साइलेंट ट्रीटमेंट। यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ चुप रहने की इच्छा या झगड़े में ब्रेक लेने जैसा नहीं है। यह जानबूझकर किया गया मानसिक शोषण, साइकोलॉजिकल अब्यूजर का एक सक्रिय कृत्य है। जब नार्सिसिस्ट यह मौन हथियार इस्तेमाल करता है तो वह केवल आपसे बात करना बंद नहीं करता। वह ऐसा दिखाता है जैसे आपका कोई वजूद ही नहीं है। वह आपके पास से गुजर सकता है, आपको अनदेखा करके आपकी तरफ देख भी नहीं सकता और आपके सीधे सवालों का जवाब भी नहीं देता। वह जानबूझकर आपको अपने संसार से बाहर कर देता है, आपको पूरी तरह से भावनात्मक और सूचनात्मक, इमोशनल और इंफॉर्मेशनल शून्य में धकेल देता है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते किसी भी इंसान के लिए इस तरह का बहिष्कार, ओस्ट्रासिज्म, सज्जा के सबसे भयानक रूपों में से एक है। यह नियंत्रण कंट्रोल का एक कार्य जिसमें कंट्रोल कंट्रोल का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है जो पीड़ित को तुच्छ, दोषी और पूरी तरह से असहाय महसूस कराता है। नार्सिसिस्ट यह जानता है और वह इस मौन का उपयोग आपको आपकी जगह दिखाने और आपको पूरी तरह से अधीन, सबमिट होने के लिए मजबूर करने हेतु करता है। यह तरीका काम कैसे करता है? जब एक नार्सिसिस्ट चुप हो जाता है तो वह इसकी कोई वजह या कारण नहीं बताता। वह आपको आपके विचारों और बेचैनी के साथ अकेला छोड़ देता है और आप तुरंत घबराकर अपने व्यवहार का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या गलत किया? मेरे किस शब्द से उसे बुरा लगा? आप अपनी गलती खोजने की कोशिश में पिछले कई दिन, घंटे, मिनट अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। यह प्रक्रिया बेहद पीड़ादायक होती है, जो भारी अपराधबोध और चिंता पैदा करती है। आप पूरी तरह से अनिश्चितता की स्थिति में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नार्सिसिस्ट उस समय अपनी शक्ति का आनंद ले रहा होता है। वह आपकी पीड़ा और आपकी घबराहट देखता है और यह उसके अहंकार को हवा देता है। वह जानता है कि वह जितना लंबा चुप रहेगा, आपकी निराशा उतनी ही बढ़ेगी और आप इस यातना को खत्म करने के लिए उतनी ही बड़ी रियायतें देने को तैयार होंगे। वह तब तक इंतजार करता है जब तक आप पूरी तरह से टूट नहीं जाते और माफी मांगने के लिए उसके पास वापस नहीं आ जाते। साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप्पी साधने का नतीजा हमेशा पीड़ित के घुटने टेकने से होता है। आखिर में तनाव इतना असहनीय हो जाता है कि आप वही करते हैं जो वह नार्सिसिस्ट चाहता था। आप खुद उसके पास जाते हैं और माफी मांगना शुरू कर देते हैं। कई बार तो आपको पता भी नहीं होता कि आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन आप कोई भी दोष स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वह आपसे फिर से बात करे। और तभी वह शायद बड़प्पन दिखाते हुए आपको माफ कर देता है। यह चक्र आपके मन में एक जहरीला पैटर्न बिठा देता है। उसकी चुप्पी आपकी सजा है और आपका झुकना व माफी मांगना ही उसका स्नेह या माफी पाने का एकमात्र रास्ता है। इस तरह वह आपको जानवर की तरह प्रशिक्षित कर रहा होता है, यह समझाते हुए कि आपकी तरफ से इच्छा या असहमति का कोई भी प्रदर्शन हुआ तो उसकी सजा पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना होगा। नतीजतन आप अपनी राय रखने से डरने लगते हैं ताकि आप फिर से चुप्पी के इस दर्दनाक दौर को न भड़काएं। अब पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह कला है आपकी कीमत घटाने की और छिपी हुई बेइज्जती करने की, जिसे कटाक्ष वाले कॉम्प्लीमेंट, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स या डबल मीनिंग वाली तारीफ भी कहा जाता है। कोई भी नार्सिसिस्ट आपकी सफलता पर खुलकर खुश नहीं हो सकता या आपकी तारीफ दिल से नहीं कर सकता। आपकी कोई भी उपलब्धि, आपकी कोई भी खूबी उसके अहंकार के लिए एक सीधा खतरा होती है। इसीलिए उसका काम है आपके महत्व को कम करना, लेकिन इस तरह से कि कोई उसे सीधे सीधे बदतमीज या असभ्य न कह सके। इसी के लिए वो ये दोहरे अर्थ वाले कॉम्प्लीमेंट का सहारा लेता है। ये ऐसी बातें होती हैं जो पहली नजर में तारीफ लगती है, पर उनके अंदर एक छिपा हुआ ताना या वार होता है जो उस तारीफ के पूरे सकारात्मक असर को खत्म कर देता है। यह आपको लगातार तनाव में रखने और आपके आत्मविश्वास को बहुत ऊंचा न उठने देने का एक और तरीका है।
वो आपको एक तरह से मीठी गोली देता है, लेकिन उसमें कड़वी दवाई मिली होती है और अंत में आपके पास सिर्फ एक अप्रिय और कसैला अनुभव बच जाता है। आइए ऐसे छिपे हुए ताने या दोगले कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ क्लासिक उदाहरणों पर गौर करें। मान लीजिए आपने कोई मुश्किल परीक्षा पास की है। नार्सिसिस्ट जवाब देगा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ये कर पाओगे। पहला हिस्सा तारीफ है, लेकिन दूसरा हिस्सा साफ साफ बताता है कि वह शुरू से ही आपको इसके काबिल नहीं मानता था। या फिर आपने वजन कम किया और आप अपने नतीजे पर गर्व महसूस कर रहे हैं। वह कहेगा, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, लगभग वैसी ही जैसी पहले दिखती थी। यह तारीफ न सिर्फ आपकी मौजूदा कोशिशों को खारिज करती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि परफेक्ट होने में अभी आपको बहुत समय लगेगा। अन्य उदाहरण, यह ड्रेस तुम पर खूब जंच रही है, तुम्हारे कमियों को कितनी अच्छी तरह छिपाती है। या फिर तुम्हारे दोस्त बड़े मजेदार हैं, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। ऐसा हर वाक्य झर का एक छोटा सा इंजेक्शन होता है। आपको तारीफ तो मिली है, पर आप बेहतर महसूस करने के बजाय खुद को और बुरा महसूस करते हैं, और यही उस चालाक इंसान का असली मकसद होता है। किसी को नीचा दिखाने का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि आपके आत्मसम्मान को अस्थिर रखकर आप पर नियंत्रण बनाए रखा जाए। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप खुद को ताकतवर, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर महसूस करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उसे छोड़ दिलाकर जा सकता है। इसीलिए वह लगातार आपके पंख कतरता रहता है। वह आपको यह महसूस कराता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं या आप में कोई कमी है। आपकी सफलता महज एक इत्तफाक है। आपकी सुंदरता पर भी कोई शर्त लागू होती है। आपकी बुद्धि हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। आप हमेशा ही एक ऐसे पीछा करने वाले की स्थिति में होते हैं जो उसकी पूरी और बिना शर्त वाली स्वीकृति हासिल करने की कोशिश करता है, जो आपको कभी नहीं मिलने वाली। क्योंकि जैसे ही आप एक लक्ष्य हासिल करते हैं, वह तुरंत उस मानक को और ऊंचा कर देता है या फिर कोई ना कोई नुक्स निकाल लेता है। यह चीज आपको और ज्यादा मेहनत करने, रिश्ते में और ज्यादा ऊर्जा और संसाधन लगाने के लिए मजबूर करती है। और यह सब उस व्यक्ति की स्वीकृति पाने के लिए किया जाता है जो आपको योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। छठी तकनीक है माहिर पीड़ित बनने का नाटक। नार्सिसिस्ट बेहतरीन कलाकार होते हैं और उनकी सबसे पसंदीदा भूमिका होती है एक मासूम पीड़ित या शहीद की। उनमें यह गजब की क्षमता होती है कि वे किसी भी स्थिति को ऐसे उलट दे कि अंत में वे ही हालातों के शिकार बन जाए और आप एक बेदर्द, पत्थर दिल हमलावर साबित हो। इस चाल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वे अपने किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेने से बच सकें और आपके मन में अपराध बोध पैदा कर सकें। जब आप नार्सिसिस्ट को उनके शब्दों या कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की कोशिश करते हैं, तो वे असल मुद्दे पर न तो बचाव करेंगे और न ही बहस। इसके बजाय वे आप पर दया डालने लगेंगे। वे बताएंगे कि वे कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं समझता, और आप अपने व्यवहार से उन्हें कितना और दुख पहुंचा रहे हैं। यह एक बहुत ही प्रभावशाली हेरफेर है, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपकी सहानुभूति और करुणा को निशाना बनाती है। एक आम स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए नार्सिसिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको बहुत बुरा लगा। आप हिम्मत जुटाते हैं ताकि इस बात पर शांति से और रचनात्मक तरीके से चर्चा की जा सके। आप बातचीत शुरू करते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाते। नार्सिसिस्ट तुरंत आपको टोक देता है, चेहरे पर दुख का भाव लाकर, फिर शुरू हो गई तुम मुझे इल्जाम देना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, जी तोड़ काम करता हूं, और तुम्हें सिर्फ बुराई नजर आती है। इतना सब करने के बाद भी तुम मुझे दोष दे रहे हो, स्लैश रही हो। बस, खेल खत्म। पूरी स्क्रिप्ट पलट गई। चंद सेकंड में ही जिस व्यक्ति की सीमाएं लांघी गई थीं, उससे आप एक एहसान फरामोश अत्याचारी बन जाते हैं जो एक बेचारे पीड़ित को परेशान कर रहा है। अब सारा ध्यान उसकी गलती से हटकर
उसके खुद के दुख और तकलीफ पर चला गया है। अब उसे माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि आपको उसे दिलासा देना होगा और अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। पीड़ित बनने के इस नाटक के परिणाम स्वस्थ संवाद के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। सबसे पहली बात, आपको एहसास होता है कि समस्याओं पर कोई भी बातचीत करना बेकार है, और इसका नतीजा यह होता है कि आप पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस करते हैं। आप महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना बंद कर देते हैं और अपनी नाराजगी को दबा लेते हैं, ताकि अपने पार्टनर को बेवजह दुखी न कर दें। इस तरह झगड़े सुलझने के बजाय जमा होते चले जाते हैं और आपके रिश्ते को जहर की तरह बर्बाद कर देते हैं। दूसरी बात, यह आपके अंदर अपराध बोध, गिल्ट का एक स्थायी एहसास पैदा कर देता है। आप ये मानने लगते हैं कि शायद आप सचमुच बहुत ज्यादा मांग करने वाले और एहसान फरामोश हैं। आप लगातार फूक फूक कर कदम रखते हैं, इस डर से कि कहीं किसी गलत शब्द से इस नाजुक माहौलियत को ठेस न पहुंच जाए। असलियत में आप बस एक चालाक मैनिपुलेटर के लिए आसान शिकार बन रहे होते हैं, जो पीड़ित का किरदार निभाकर बड़ी चालाकी से हर तरह की जिम्मेदारी से बच निकलता है और आपको अपनी उंगलियों पर नचाता है। और आखिर में, जिम्मेदारी से बचने का यह सातवां तरीका है व्हाट अबाउटिज्म, यानी बात को टाल देना और विषय बदल देना। यह चाल तब चली जाती है जब आपने नार्सिसिस्ट को इतने पक्के सबूतों से घेर लिया हो कि अब उसका गैसलाइटिंग काम करना बंद कर दे और आप उसके पीड़ित विक्टिम बनने के नाटक पर जरा भी यकीन न करें। इस समय वह धुएं का पर्दा, स्मोक स्क्रीन वाली चाल का इस्तेमाल करता है। आपके सीधे सवाल का जवाब देने या अपनी गलती मानने की बजाय वह तुरंत ही विषय बदल देता है या फिर सीधा आप पर ही पलटवार कर देता है। वह आपकी कोई पुरानी गलती, कोई छोटी सी भी चूक याद दिलाकर सारी उंगलियां आपकी तरफ घुमाता है। इसका मकसद है आपको उलझा देना, भटका देना और उस असहज अनकंफर्टेबल विषय से जितना हो सके दूर ले जाना। वह इतनी ज्यादा अफरा तफरी, केओस पैदा कर देता है कि असली मसला उस शोर में कहीं खो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जादू का खेल। आपकी नजर एक हाथ पर होती है और दूसरा हाथ अपनी हेरा फेरी मैनिपुलेशन कर चुका होता है। असल जिंदगी में यह कुछ इस तरह होता है। आप कहते हैं, आपने वादा किया था कि आप रात के खाने तक घर आ जाएंगे, लेकिन आप फिर से 3 घंटे देर से आए और मुझे बताया भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। यह सीधा और स्पष्ट आरोप है, लेकिन कोई भी आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, इस पर बात नहीं करेगा। उनका जवाब कुछ ऐसा होगा, और तुम्हें याद है, पिछले हफ्ते तुम मेरे पसंद का दही नहीं लाई थी। असली समस्या तो वो है, या चलो तुम्हारी मम्मी की बात करते हैं, जो हमेशा हमारे मामलों में टांग अड़ाती रहती है। देखा आपने, आपकी शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बजाय आप पर ऐसे पलटवार किए जाते हैं जिनका मामले से कोई लेना देना नहीं होता। आप एक नई बहस में फंस जाते हैं, अपना बचाव करना शुरू कर देते हैं, और 10 मिनट बाद आपको खुद याद नहीं रहता कि यह सब शुरू कहां से हुआ था। नार्सिसिस्ट फिर से जीत गया। उन्होंने न तो अपनी गलती मानी, न माफी मांगी, बल्कि इसके बजाय आपको पूरी तरह से अलग चीजों के लिए दोषी महसूस कराया। तो हमने नार्सिसिस्ट की छिपी हुई आक्रामकता की 7 मुख्य चालाकियां देखी। पहला, गैसलाइटिंग, जिससे आप अपनी समझदारी पर शक करने लगते हैं। दूसरा, प्रोजेक्शन, जहां वो अपनी गलतियों का इल्जाम आप पर डालता है। तीसरा, चुभने वाले मजाक, जो आपकी आत्मसम्मान को तोड़ देते हैं। चौथा, साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी चुप्पी साधना, जो कि एक तरह की यातना है। पांचवा, नीचा दिखाना और छिपी हुई भावना वाले कॉम्प्लीमेंट्स देना। छठा, खुद को पीड़ित बताना, विक्टिम कार्ड खेलना, जिससे आप दोषी महसूस करें। और सातवां और आखिरी, सीधे जवाबों से बचना या बात को गोलमोल कर देना। अगर इस वर्णन में आपको अपने रिश्ते की झलक मिली है, तो यह जान लें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप न तो ज्यादा संवेदनशील हैं, न ही हर बात बना रहे हैं, और न ही आप खुद ही दोषी हैं। असल में आप मानसिक शोषण के एक बहुत ही जटिल
और सोचे समझे तरीके का सामना कर रहे हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य आपको अपने अधीन करना और नियंत्रित करना है। ठीक होने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है कि आप यह पहचान लें कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी रहा हो और इसने आपकी आंखें खोली हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें इस तरह का और कंटेंट बनाने में मदद करता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप व्यक्तिगत रूप से इनमें से कौन सी तरकीबों का सामना कर चुके हैं, या शायद आप कोई और तरीका जानते हैं जिसका मैंने जिक्र नहीं किया? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपका अनुभव किसी और को यह समझने में मदद कर सकता है कि वे अकेले नहीं हैं।